तो मौर्य प्रशासन में जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि था, सब कुछ राजा ही था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। सप्तांग सिद्धांत भी है, हमने पहले पढ़ चुके हैं। इसमें राजा, मात्र, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। तो शीर्षस्थ अधिकारी थे तीर्थ और महामात्र। ये देखना, ये सबसे बड़े अधिकारी जो थे वो तीर्थ या महामात्र थे, जो लगभग 18 थे, और इन्हें 48,000 पन उनकी मुद्रा का नाम है। जो पन जो था वो 3/4 तोले के बराबर चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो पन चांदी का सिक्का हुआ करता था, ये हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इतने इन्हें सैलरी मिला करती थी। कुछ तीर्थ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, दोवारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यावहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्री परिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतपाल हुआ करते थे। शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का होना जरूरी था। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी ये महत्वपूर्ण हैं। जैसे पन्याध्यक्ष था, वो वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष, तो सीता अध्यक्ष था, वो कृषि विभाग का अधिकारी होता था। अक्षपटलिक महालेखाकार होता था। पोतवाध्यक्ष माप तोल का अधिकारी होता था। रक्षिण तो पुलिस अधिकारी कहलाते थे। अगर हम न्यायालय की बात करें तो 2 प्रकार के न्यायालय थे। कंठशोधन, धर्म स्थानीय। कंठशोधन जो था वो फौजदारी न्यायालय था, और धर्म स्थायी दीवानी न्यायालय था। पर अब बात करेंगे हम प्रांत की, यानी राज्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तो केवल 4 ही प्रांत था, लेकिन जब अशोक ने कलिंग को विजय प्राप्त किया तो 5 प्रांत हो गया। तो इसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी, मध्य क्षेत्र की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंतीपथ की राजधानी उज्जैन थी, और कलिंग की राजधानी तोसली थी। ये हमें ध्यान रखना है राजधानियों को, कि उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी, मध्य क्षेत्र पाटलिपुत्र, अवंतीपथ उज्जैन, कलिंग तोसली। अशोक के प्रमुख अधिकारी। समाहर्ता, तो समाहर्ता जो है वो कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता राज्य के कोषागार और भंडार का संरक्षक होता था। व्यवहारिक न्यायाधीश होता था। धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना इनका कार्य था, धम्म महामात्र का। अंत महामात्य, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी अंत महामात्य कहलाता था। स्त्राध्यक्ष जो है महिलाओं के नैतिक आचरण देखने वाला अधिकारी हुआ करता था। रज्जुक जो है वो साम्राज्य में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। युक्तक, जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी को युक्तक कहा जाता था। प्रदेष्टा, मौर्य न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाता था। महामात्य प्रसव तो गुप्तचर विभाग का प्रधान हुआ करता था। प्रांत को आहार या विषय में बांटा गया था। जिले के नीचे स्थानिक थे, जिसमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति जो था वो विषय का मुखिया होता था। ग्रामिक ग्राम का मुखिया होता था, और गोप 10 गांवों का मुखिया होता था। तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं, और प्रत्येक में 5 सदस्य थे। प्रथम समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। द्वितीय समिति का कार्य था जन्म मरण की देखरेख करना। तृतीय समिति का कार्य था उद्योग एवं शिल्पकला का निरीक्षण करना। चतुर्थ समिति का कार्य था वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षण करना। पंचम समिति का कार्य था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठम समिति बिक्री पर वसूलने वाले कार्य करते थे। सेना की बात करें तो सेना को नगद वेतन मिलता था, और
किसानों के बाद सबसे अधिक संख्या सेनाओं की थी। मौर्य के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी। ईरानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 8,000 अश्वचालित रथ थे। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बटी थी। पहले भी उन्हें पढ़ चुके हैं। प्रथम समिति जो थी वो जल सेना था। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था, अच्छा सेना से संबंधित है। तृतीय समिति में पैदल सेना की व्यवस्था। चतुर्थ समिति अश्व सेना की देखरेख करता। पंचम समिति गज सेना की देखरेख करता। षष्ठम समिति रथ सेना की व्यवस्था करता। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं हम, तो पहले हमने पढ़ा कि महामात्य जो सर्प है, महामात्य प्रसर्प गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गूढ़ पुरुष, तो गूढ़ पुरुष में जो था वो गुप्तचर था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर कहा है। संस्था, एक जगह स्थिर होने वाली गुप्तचरी को संस्था कहते थे। संचरा, घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाले को संचरा कहते थे, जो घूम घूम के करते हैं। सामाजिक जीवन, तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी और आधार इसका क्या था, जन्म था। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातियां थीं, जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। वर्ण संकर जातियों को क्षुद्र के समान माना जाता था। तो जो वर्ण संकर जातियां थी, यहाँ नोट करने वाले, तो क्षुद्र के समान माना जाता था। अनुलोम विवाह, इसमें पुरुष उच्च वर्ण का एवं महिलाएं निम्न वर्ण की होती थी। प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न वर्ण का एवं कन्या उच्च वर्ण की होती थी। नियोग प्रथा में स्त्री जो है अपने देवर के साथ रहती थी। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा है। तो मेगास्थनीज समाज को 7 वर्गों में बांटा है। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, अहीर, निरीक्षक एवं सभासद। स्त्रियों की दशा, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी, यानी स्त्रियां जो थी उच्च शिक्षा में नहीं कर सकती थी। और सम्राट के अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था स्त्रियों को भी। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। अनिष्कासनी वह स्त्री होती थी जो घर से बाहर नहीं निकलती थी। गणिका, वेश्या को कहा जाता था। रूपा जीवा स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूप जीवा कहा जाता था। आर्थिक स्थिति, मौर्य काल में राजा आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य। अर्थशास्त्र के अनुसार 26 अध्यक्ष नियुक्त थे, जिनकी प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधि का नियमन करना था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। पुरुषों के पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील जयपुर किसानों के लिए लगवाया था। अवदेव मातृका की बात करें तो अवदेव मातृका अच्छी मिट्टी को कहा गया है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र के अनुसार दो प्रकार की भूमि होती थी। पहली भूमि होती थी राजकीय भूमि, दूसरी भूमि होती निजी भूमि। निष्क या स्वर्ण जो था वो सोने के सिक्के हुआ करते थे। कारसारपन धरन, ये चांदी के सिक्के हुआ करते थे। काकनी जो थे तांबे के छोटे सिक्के हुआ करते थे। लक्षणाध्यक्ष, इस सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी हुआ करता था। लक्षणाध्यक्ष, यहाँ से हमें ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। भूमि पर 1/4 से 1/6 भाग कर लिया जाता था। तो कर कितना लिया जाता था, 1/4 से 1/6 भाग। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर उपज का 1/2 भाग था। भाग क्या था, तो ये भाग जो है कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर था, यानी भाग को हम कर कह सकते हैं। वस्त्र निर्माण एक प्रमुख उद्योग था, तो वस्त्र निर्माण का जो अधिकारी था उसे सूत्राध्यक्ष कहते थे।
स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया गया। उत्तरापथ एक प्रमुख राज्य मार्ग था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया, मिस्र इत्यादि देशों से होता था। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर सोपारा, भरूच यानी भृगु सब बंदरगाह थे, पोर्ट। श्रेणी जो है उद्योग की संस्थाएं जो थी वो श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। तो रूपिका और परीक्षण जो वो ब्याज को कहा जाता था। अब बात करते हैं हम ललित कला और वास्तुकला की। तो इसमें मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। कई नगरों की स्थापना की है, जिसमें कि श्रीनगर, कश्मीर, ललित पाटन, नेपाल, इसकी स्थापना अशोक ने की है। राजा प्रसाद, चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजा प्रसाद था वो एक महल था लकड़ी का बना हुआ। कुम्भरार में 80 स्तंभ थे। राजा प्रसाद के अवशेष भी मिले हैं। दीदारगंज पटना के निकट से इन्हें एक यक्षिणी की प्राप्त हुई है, जो मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। गर्म गुफा की बात करें तो अशोक ने बराबर की पहाड़ी गया के निकट काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा अशोक ने बनाई थी। उसके पुत्र दशरथ ने लोमस ऋषि एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक हम बात करते हैं अशोक के स्तंभ के। अशोक के स्तंभ जो थे एकाश्मक यानी मोनोलिथिक थे, यानी एक ही पत्थर के द्वारा तराश कर बनाए गए थे। इसका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थर से का उपयोग हुआ है, यानी जो बलुआ पत्थर है उससे बने हैं इसके स्तंभ। इन पॉलिशदार स्तंभों में केवल शीर्ष भाग जो है जोड़ा गया है, जिनमें सिंह सांड के विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्षों में से एक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। लोरिया, नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है। भरहुत का स्तंभ सतना मध्य प्रदेश में है। सारनाथ स्थित धर्मराज का स्तूप यानी जो धर्मराज का स्तूप वो सारनाथ में है। इन सब का निर्माण अशोक ने ही करवाया था। मयूर, अशोक मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। राजकीय चिन्ह मयूर था। पाली जो थी वो मौर्य काल में आम जनता की भाषा थी। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। मोगलीपुत्र तिस्य ने कथावस्तु की रचना की है। तो कथावस्तु की रचना किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्य ने। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ जो है ये हम कह सकते हैं कि बुद्ध की मूर्ति पूजा जो है अशोक के समय तक नहीं थी। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि कोई इम्प्रूवमेंट हो तो कमेंट करें।